जय जिनेन्द्र सभी से अ बिग वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिगंबर जैन महिला मंडल की और ये जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है डॉक्टर श्रेया जी के साथ में, सो वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट दैट। वेलकम डॉक्टर श्रेया, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आइए आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं कुछ शुभ पॉजिटिव थॉट्स के साथ में। ब्रह्मांड सागर जी महाराज द्वारा दी गई जो मंगल भावना की एक गाथा है उसी को चलाएंगे और मंगल भावनाएं भाते हुए आज हम अपना ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। धन्यवाद। कल में हो कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो, लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती
निधि इंट्रोडक्शन के लिए साधना जी को बुलाओ। हाँ जी, या सो अ वार्म वेलकम अगेन। और आज की हमारी जो मेहमान है डॉक्टर श्रेया जी, उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं साधना जी दोषी। साधना जी दोषी भी हमारे दिगंबर जैन महिला मंडल की मेंबर हैं, बहुत एक्टिव लेडी है। साधना जी, वार्म वेलकम टू यू। और आपसे निवेदन, आप प्लीज आज के हमारे मेहमान का इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। म्यूट कीजिए साधना जी। iPad. Sadhana, you've logged in with an iPad. एक second. Is it you whom I'm unmuting? Asked to unmute? Sadhana? Yeah, I've asked her to unmute. Yeah. Yeah. Okay. Can you see me? You hear me? Yes. Yeah. It's fine, na? Okay, good. A very good afternoon to all. डॉक्टर श्रेया जयपुर से हैं। आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड हर्बल नैनो टेक्नोलॉजी में IIT मुंबई से PhD किया है। आप प्रकृति और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं। आप द हैप्पी कॉलर की फाउंडर हैं, जो स्वास्थ्य और सद्भाव से संबोधित एक पहल है जिसमें प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और हाउस मेकर्स के लिए सर्वोत्तम दिशा दिया जाता है। आपने भोजन में क्या, कब और कैसे खाना चाहिए समझने के लिए बहुत खेलों के आयोजन किए हैं, जिसमें ब्रिटिश काउंसिल के भी कार्यक्रम शामिल हैं। आज डॉक्टर श्रेया हमें बताएंगे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा खाना कब खाना चाहिए। थैंक यू। ओवर टू यू डॉक्टर श्रेया। सभी को मेरा सादर नमस्कार। वेरी warm good afternoon to all of you. Thank you so much for inviting me on this platform. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे सुनने के लिए आज समय निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल में से। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ जी श्रेया जी, दिख रही है। ग्रेट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा खाना है वो जीवन का आधार है। And to master our health, it's really important that we should know what we are eating, how we are eating, when we are eating, and what effect it is having on our system. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये छोटा सा। भोजन के बारे में कहा गया है, अन्नम ब्रह्म रसौ विष्णु भक्तो देवो महेश्वरः एवं ज्ञात तुयो भुंक्ते अन्न दोषो न लिप्यते। अर्थात जो अन्न है वो ब्रह्म है, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। रसो विष्णु मतलब जब हम खाना भोजन लेते हैं अपने अंदर, उसके बाद जो पाचक रसों के साथ वो मिलता है तो प्लाज्मा में जब वो जाता है तो वो हमें बिल्ड करता है एंड अल्टीमेटली वो हमें प्रोटेक्ट करता है पाचन होने के बाद में। सो दिस हैज नॉट टू बी टेकन इन अ रिलीजियस फॉर्म बट टू बी अंडरस्टूड एज हाउ greatly the feelings were associated with food in our ancient times. And further it is said, when you take this awareness and this feeling with food, then it becomes very nourishing, it becomes very fruitful with no toxins and no harm to you at all. So it's very important that we have to regard the food. हमें भोजन को वो आदर देना है, वो भाव देना है कि वो हमारे लिए एक दिव्य अनुभव बन जाए, ना कि जस्ट एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कैलोरीज का नंबर गेम ना बन के रह जाए। भोजन जो है जिस आदर से लिया जाना चाहिए, आज हम उसकी बात करेंगे। किस तरह से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भोजन है वही हमें स्वास्थ्य दे और ना ही हमें दवाइयों की तरफ अलग से भागना पड़े और ना ही हमें हर दिन ये सोचना पड़े कि हम किसी को अपनी हर छोटी छोटी चीज़ के लिए पूछने जाएं। तो हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है अपने स्वास्थ्य के लिए। उसकी पहली सीढ़ी है खाना, भोजन, फूड। तो सबसे पहले तो मैं भारतीय माताओं को, अन्नपूर्णाओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हमें अभी तक बचा के रखा है इससे जो हम अपने सामने देख रहे हैं। हालांकि हम बच नहीं पाते हैं, टेस्ट भी है, फूड टेक्नोलॉजी भी है, वेस्टर्न थॉट्स का हमारे ऊपर इफेक्ट भी है एंड डेफिनेटली हम ये सोचते हैं कि इतना भी खराब नहीं है, हम खा सकते हैं। तो बात यह है कि वेस्ट में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है खाने की जो स्किल्स हैं, खाना बनाने की जो स्किल्स हैं, दे आर नॉट बीइंग पास्ड ऑन टू जनरेशंस। हमारे यहाँ पे आज भी हमारी भोजनशाला, रसायनशाला है और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो यंगर जनरेशंस हैं उन्हें कहीं ना कहीं
हम खाना बनाना, पकाना, उसको प्रोसेस करना सिखाएं, लेकिन ये जो स्किल है पूरी तरह बहुत सारी कंट्रीज में से लॉस्ट होती जा रही है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर मेनी डिजीजेस विच आर देयर। जैसे कि हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो सिर्फ कन्वीनियंस फूड्स की वजह से, जिनकी लाइफ इतनी शॉर्टन हो गई है, इतनी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, दिस गर्ल, शी गॉट only 5 to 6 years to live because of her overweight. Stacy, she's 350 pounds and she also has multiple problems. जो आप देख रहे हैं साइड में दोनों, वो इनके बच्चे हैं। And there was an interview by Jamie Oliver. तो उन्होंने जब देखा उनके पास जाके कि आप अपने बच्चों को क्या खिलाती हैं, आपको इतनी डिजीजेस कैसे हैं, so she said this is all I have. मेरे पास यही है, मुझे और कुछ खिलाना या बनाना नहीं आता। मुझे जो भी बेस्ट मिलता है, सबसे महंगा, अच्छे लेबल्स वाला, अच्छी पैकेजिंग वाला, जिसपे बढ़िया बढ़िया लिखा होता है, enriched with vitamins, fortified with vitamins, वो सब मैं ले आती हूँ और यही सब मिलता है हमें, तो मैं क्या खाऊं। मतलब वो रो रही है। एंड जस्ट इमेजिन कि द इंटरव्यूअर हैज टू कंसोल हर कि ओके यू विल बी फाइन, हम देखते हैं अब आपके बच्चों को कैसे हम ऑल्टरनेटिव्स खिला सकते हैं, रॉ फूड से कैसे हम घर में प्रोसेसिंग सीख सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि ये जो स्किल है कि खाना बनाना आना, दिस इज अ सुपर पावर। एंड ये सुपर पावर को आज हम अंडरमाइन करते हैं कि नहीं, आई एम एम्बिशियस, इट्स ओके, आई कैन ऑर्डर इट फ्रॉम समवेयर, या फिर ठीक है मैं कुछ प्री मिक्स ले लूंगी। बट आप वहाँ की जब कंडीशन देखेंगे तब हमें रियलाइज होगा कि सिर्फ कुकिंग स्किल्स का जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होना कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को एक सशक्त राष्ट्र, सशक्त समाज के रूप में खड़ा रख सकें। तो मैं यही ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो कन्वीनियंस फूड्स हैं, इनकी ओवर जो यूज है बहुत सारे कंट्रीज में, ये वहाँ के सोसाइटी के लिए, वहाँ के नीतिज्ञों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है कि कैसे हम खाना बनाने में इंटरेस्ट लाएं और कैसे हम ये सिखाएं। हमारे यहाँ चपाती बनाना, जलेबी बनाना, ये एक मिराकल जो हम लोग हमेशा हर दिन अपनी रसोई में गढ़ते हैं, ये एक ऐसा जादू है जिससे मैं दुआ करूंगी कि ये हमारे देश से कभी ना जाए और हमारी ये जो चमत्कारी रसोई घर हैं ये हमेशा हमें ऐसे ही आरोग्य प्रदान करते रहें। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड यू टू लुक एट कि ये जो पावर है बहुत बड़ी है। अब जब हम किसी से बात करते हैं तो उससे उसका नाम पूछते हैं कि हु आर यू, हम इस तरह से उनका परिचय लेते हैं, लेकिन हम अपने भोजन को कैसे जानें, कैसे समझें। अब प्रकृति जो खाना देती है हमें, प्रकृति जो बनाती है, उसके नीचे कोई नाम नहीं होता। एक केला अपने नीचे एक टैग लेके नहीं आता कि मेरा नाम बनाना है, केला है, या मेरे अंदर कितना शुगर है। एक केले के नीचे एक ऐसा टैग नहीं दिखेगा हमें, लेकिन वास्तव में जो आप देख रहे हैं इस बनाना के नीचे, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उस बनाना का। एक केले में इतना कुछ होता है। हम सोचेंगे ओ माय गॉड इट्स सो कॉम्प्लेक्स। हम जब इतना लंबा लेबल पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कुछ है इसमें, मेरी समझ के बाहर है, एंड this may or may not be good for us. So the difference between natural labels and artificial labels is that कि उनका जो molecular structure होता है, जो आंतरिक संरचना होती है, वो इस तरह से different होती है कि वो जो नेचर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें फायदा ज्यादा करते हैं और जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें नुकसान ज्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केले में केमिकल्स नहीं है। अगर आप उनको नाम से एनालाइज करेंगे तो ये केले में भी इतने केमिकल्स हैं, उनके भी ये नाम है अगर हम उनको साइंटिफिक भाषा से देखें। तो बात ये आती है कि हम अपने फूड को कैसे पहचानें। एक अच्छा भोजन जो है, एक अच्छा स्वास्थ्य जो है, एक अच्छा स्वास्थ्य अच्छे भोजन पर टिका है। और अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है सम दोषः समग्निश्च सम धातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा और पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में जब दोष समान स्थिति में होते हैं, अग्नियां सम होती हैं, सम धातुएं सम होती है, मल क्रिया यानी एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की क्रियाएं सही सुचारू रूप से होती हैं, उसके बाद हमारा जो मन है वो प्रसन्न आत्मा में स्थित होता है, इंद्रियां हमारी प्रसन्न होती हैं, ऐसे इंसान को स्वस्थ कहा जाता है। यानी कि जो स्वास्थ्य है उसकी परिभाषा ये नहीं कि सिर्फ बीमारी ना होना स्वास्थ्य नहीं है, पर एक होलिस्टिक अप्रोच जो है स्वास्थ्य की वो ये है। तो जब सम दोष और समग्नि की बात होती है तो सबसे पहले उसमें भोजन की बात आती है। आयुर्वेद के हिसाब से हितबुक, ऋतबुक और मितबुक का जो कॉन्सेप्ट है कि अपनी प्रकृति के हिसाब से खाएं, कम खाएं
और हिसाब से खाएं। तो इसमें जब हम देखें तो बहुत सारी चीजें आती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेचर क्या है, नेचर हमारा भी और हमारा जो वातावरण है जिसे ऋतुचर्या कहा जाता है, कि मौसम के हिसाब से खाना, हम कहाँ रहते हैं उस हिसाब से खाना, इसे कहा जाता है ऋतु बुक। प्रोसेसिंग मतलब हम खाने को कैसे अपनी किचन में लाने के बाद कैसे प्रोसेस करते हैं, या फिर जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनका पूरा स्टोरी क्या है। कॉम्बिनेशन, फूड्स के कॉम्बिनेशंस क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। क्वांटिटी कैसे हमें अपने बारे में डिसाइड करनी चाहिए कि कितना खाना है, कहाँ खाना है, कब खाना है, और भी भोजन से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स। तो वाग्भट के हिसाब से जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है वो हमेशा स्वस्थ रहने की अपने आप से अपेक्षा कर सकता है। तो फूड केवल कुछ सुपर फूड्स या कुछ कैलोरीज का नंबर नहीं है, लेकिन इन सभी चीजों का एक सम्मिश्रण है जिनका जितना हम ध्यान रखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रकृति में नियम तोड़ने का जो फ्लॉ का जो भी दंड है वो नेचर हमेशा देती है। ऐसा कहा जाता है कि वी आर व्हाट वी ईट, लेकिन वास्तविकता में वी आर व्हाट वी डाइजेस्ट। हम हो सकता है बहुत कुछ अच्छा खाते हो, लेकिन क्या हम उसे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? अगर हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज डूइंग मोर हार्म टू अस, वो शायद हमें ज्यादा नुकसान कर रहा होगा। इसलिए हम कई बार ये तो सोच के खा लेते हैं कि इसके बारे में आजकल बहुत आ रहा है, इसका बहुत ऐड आ रहा है, बहुत लोग इसका फायदा ले रहे हैं तो मैं भी ये खाऊं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी अच्छा हो। तो डाइजेशन की बात आती है हमारे नाभि चक्र से, हमारे कोर से, हमारे स्टमक की कैपेसिटी, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कैपेसिटी है उससे कैसे हम किसी चीज को डील कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपके सामने इमेज है, इट इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन हमारे इंटेस्टाइन एंड ब्रेन। तो ब्रेन और इंटेस्टाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। यानी कि जो हम सोचते हैं उससे हमारी आंतों पर, और जैसा हमारा खाना होता है उससे हमारी सोच पर बहुत इफेक्ट होता है। तो ये जो पूरा दोनों का विश्व साइकिल है, इसे हम एक अच्छा साइकिल बना के रखें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे एक जो थॉट है कि डाइजेशन पे हमारे थॉट्स का और फीलिंग्स का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो जब हम डाइजेस्ट ठीक से नहीं करते तो क्या होता है? हम खाना क्यों खा रहे हैं? हम खाना एनर्जी लेने के लिए खा रहे हैं या खाने को एनर्जी देने के लिए? आजकल जो हमारी कंडीशन है वो ये है, जिस तरह का हम खाते हैं, कि हम खाने से एनर्जी लेने की बजाय से एनर्जी देते हैं, और इसीलिए हम खाने के बाद थक जाते हैं। वहां पर बात आती है सात्विक, तामसिक और राजसिक भोजन की। तो खाने से हमें जो चाहिए वो है एनर्जी, लेकिन जब खाना ठीक से नहीं पचता तो वो एनर्जी या ओज देने की बजाय हमें क्या देता है? आमा, जो यहाँ पे दिखा गया है। आमा मीन्स क्या? कि जब भी कोई चीज पकी रह जाती है तो हम उसको वो किसी काम की नहीं रहती। इसी तरह खाना जब पार्शियली डाइजेस्ट होता है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो एक तरीके से बॉडी के लिए एक वेस्ट मटेरियल होता है। अब बॉडी के अंदर तो हम देख नहीं सकते कि बॉडी के अंदर क्या है, लेकिन बॉडी के अंदर जो भी है वो बाहर तो रिफ्लेक्ट होता ही है। तो अगर हम अपनी जीभ पर देखें कि कई बार अलग अलग तरह का जैसे मैटर डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि सफेद रंग की ये जो लेयर इसमें दिखाई गई है, ये एक तरीके से इस बात का सिग्नल है कि हमारी बॉडी के अंदर फूड प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज बिल्डिंग अप, और वो बिल्ड होते होते हमें हमारी टंग पे दिखने लगता है। ये एक तरीके से एक ऐसी टॉक्सिक स्लज है जो हमारे चैनल्स में जम जाती है। जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी चैनल का ब्लॉकेज है तो उसको क्लियर करना जरूरी है। ऐसे ही पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ठीक से जब हम खाना नहीं लेते हैं, सही नहीं खाते हैं, सही टाइम पे नहीं खाते, सही से नहीं चबाते हैं, ये सारे कारण हैं कि वो जो भोजन है हमें ओज की जगह आमा देता है, और ये जो आमा है ये पूरे शरीर में इधर उधर बॉडी जो है एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। उसकी वजह से हमें थकान, मोटापा, तरह तरह की बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम्स, नींद ना आना, तो जितनी भी बीमारियां हैं उनमें कहीं ना कहीं कम और ज्यादा आमा एलिमेंट का रोल होता है। ये एक तरीके से एक थिक और स्लाइमी सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है। अब अगर हमें आमा नहीं बनने देना है तो हमें क्या करना होगा? अग्नि, हमें अपनी अग्नि को प्रॉपर कंडीशन में रखना होगा। जैसे खाने को पकाने के लिए किचन में हमें अग्नि चाहिए होती है, वैसे ही पचाने के लिए भी
हमारे शरीर को अग्नि चाहिए होती है, जो अग्नि के फॉर्म में नहीं लेकिन केमिकल एंजाइम्स के फॉर्म में होती है, और वो सारे लेवल्स पे होती है, केवल आमाशय में ही नहीं बल्कि हमारे सेल्स में अलग अलग लेवल्स पे उसके अलग अलग नाम हैं। एंड ये जो अग्नि है, दिस इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव फायर, जो कि हमारे खाने को इस तरह से कन्वर्ट करती है कि हमारे बॉडी के लिए काम का हो। जैसे हम बात करें एक ब्रेड की, एक बीन्स की, एक बनाना की, एक एप्पल की, तो अगर हम देखें कोई भी लैब पूरी दुनिया में उसे ब्लड में या बोन्स में या न्यूरॉन्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये जो हमारे बॉडी के अंदर अग्नि है, ये इतनी मैजिकल फायर है कि ये उसको हमारे बॉडी में कन्वर्ट करती है। तो ये जो कन्वर्जन का काम है अग्नि का है, और जिसकी अग्नि तीव्र होती है, जिसकी अग्नि ऑप्टिमम होती है, उसका ओज उतना ही ज्यादा होता है। अब ये ओज क्या है, ओजस क्या है? हम सोचते हैं कि दिस इज समथिंग लाइक जो भगवान के पीछे दिखाया जाता है, एक राउंड फायर के फॉर्म में, एक राउंड, एक गोल्डन जो एसेंस है, गोल्डन रेडियंस है उसके फॉर्म में। लेकिन ओज हमारे शरीर की वो शक्ति है जो पूरे शरीर को प्रॉपर मेटाबॉलिज्म में, प्रॉपर इम्यूनिटी के साथ रखती है, और अच्छे डाइजेशन के बाद ये ओज जो है एक एक टिश्यू, एक एक सेल तक रेडिएट होता है। बॉडी और माइंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे ओज की वजह से ही होता है। जब हम कहते हैं कि किसी के ऊपर बड़ा ग्लो कर रही है, तो उसका मन और शरीर जब दोनों अच्छी कंडीशन में होते हैं, तब इंसान अच्छे से, हमें लगता है कि ग्लो कर रहा है, तो उसके लिए अलग से कुछ दिखने की जरूरत नहीं है, दैट कम्स ऑटोमेटिकली। इट्स a रिजल्ट ऑफ परफेक्ट डाइजेशन एंड परफेक्ट थॉट, परफेक्ट फीलिंग। तो इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। एंड इट इज सेड कि जब सेल्स के बीच में कोई भी कचरा या कोई भी इस तरह की रुकावट नहीं होती, जो पूरा जो टिश्यूज का एसेंस होता है उसमें हम कहते हैं कि ओजस पाया जाता है। अब बात आती है कि हम खाने को किस तरह से ग्रहण करें कि हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ओजस बने और कम से कम आमा बने, जो कि रोग का प्रमुख कारण है। सबसे आसान, सबसे सिंपल और जो आपके हाथ में चीज है अभी की अभी, वो है च्यूइंग। तो कैसे हम च्यूइंग को इफेक्टिव बनाएं? हम सभी जानते हैं, हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन ये बात हमने सुनी और छोड़ दी। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये अपने आप में एक सिंगल प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है कि शायद ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने घर में किसी के लिए खाना परोसा, और वो खाना खाते खाते फोन में या टीवी में एनग्रॉस्ड है, तो जब हम थोड़ी देर बाद उनसे पूछेंगे कि आपको इसमें मिर्ची ज्यादा तो नहीं लगी, या आपको इसमें मीठा कम तो नहीं लगा, तो अगर वो इतने एनग्रॉस्ड हैं तो दे विल बी लाइक अच्छा 1 मिनट, फिर वो दोबारा लेंगे, हाँ हाँ ठीक है। तो जब हमारा मन हमारे साथ नहीं होता है तो हमें खाने का टेस्ट ही नहीं आता। जब हम थोड़ा और गौर से खाते हैं तो हमें उसकी सिकाई का टेस्ट आता है। थोड़ा और गौर से खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चपाती, तो हमें धीरे धीरे उसमें गेहूं की जो मिठास है वो भी पता चलती है। यानी कि हमें अपने खाने को इतने अच्छे से चबाना है कि हम टेबल पे बैठे बैठे खेतों तक पहुंच जाए, और वो जो आपकी बैकवर्ड जर्नी होगी वो आपको फूड एक 6 डायमेंशनल जॉयफुल एक्सपीरियंस बन जाएगा, ना कि जस्ट एक 1 डायमेंशन। जब आप आंखें बंद करके मुंह में पूरा अपना कंसंट्रेशन लेके जाएंगे और आप हर चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि एक एक चीज का रस कैसे फूट रहा है, क्योंकि दिस इज द ओनली पार्ट जहाँ पे आपका कंट्रोल है। इसके बाद में पूरा बॉडी उसे अपने हिसाब से प्रोसेस करेगा, वहां हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम उसकी शिकायत करें तो फिर दिस इज रॉन्ग ऑन आवर पार्ट, क्योंकि हमें सिर्फ इतना सा पार्ट दिया गया था। आप सोचिए, मुंह से लेकर पूरा जो लास्ट तक एलिमेंट्री कैनाल यानी जो हमारी आंतें हैं, वो कितना लंबा है, किलोमीटर्स तक जाता है, लेकिन उसका सिर्फ आपको कुछ सेंटीमीटर का हिस्सा दिया गया है जो आपको करना है, बाकी सब बॉडी अपने आप करेगा। तो जब आप ठीक से च्यू करते हैं तो इतना कमाल का उसका इफेक्ट होता है आपके बॉडी पे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चबाने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम उसको लेफ्ट राइट दोनों तरफ लगातार घुमाते रहें, तब तक जब तक कि एक एक पार्टिकल में और चबाने लायक कोई गुंजाइश ना बचे। उसके लिए आपको फुली अवेयर होना होगा। आप अगर पूरी तरह अवेयर होंगे तो ही आप ये समझ पाएंगे कि मेरे दांतों के बीच में जो पार्टिकल आ रहा है वो और चब सकता है या नहीं, या पूरी तरह पेस्ट फॉर्म में बन चुका है। ये राइट कंसिस्टेंसी होती है कि नाउ इट कैन बी सेंट टू द नेक्स्ट चेंबर।
और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो आप देखें, जो आपको स्लाइड में दिखाया गया है, नीचे की तरफ राइट साइड में हम देखते हैं कि जो हमारी आंतें हैं उनके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारे फूड को अब्जॉर्ब करती हैं। तो फूड अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम लें उसको ठीक से प्रोसेस करें। और दूसरी चीज़ ये, जब आप एक भी दिन ये करेंगे, एक भी टाइम अगर आपने आज डिनर पे या कल लंच पे भी सिर्फ एक बार ये प्रैक्टिस की कि मुझे खाने को इतना चबाना है कि अब ये दांतों से और ना चबे, आपको 1 घंटे में 2 घंटे में उसका रिजल्ट फील होगा। इसके लिए ना तो आपको मुझे 6 मंथ्स का या 3 वीक्स का कोई कार्ड देने की जरूरत है कि 3 वीक्स में काम ना करे तो आप मुझसे बात कीजिए, आपको एक ही दिन में इसका रिजल्ट फील होगा। ये मैं लिख कर दे सकती हूँ, लेकिन आपको पूरा 100% अपने अंदर से ये एफर्ट लाना होगा कि मैं इसको पूरी तरह चबाऊं, इसमें पूरी तरह सलाइवा को मिक्स करूं। लेकिन आदत की वजह से शुरू में आपको ये मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हमारी आदत है कि बस थोड़ा आधा चबा और निकल जाते हैं। तो शुरू में हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा अपनी नेक को टिल्ट करके हम खाने को च्यू करें, और जब हमें उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड होने लगे पूरे फूड की, तभी हम उसको अपने अंदर लें। तो हमारा जो मुंह है उसमें मोस्टली मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि उसको चबाने का काम। जो हमारा आमाशय है उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट्स और बाकी एंजाइम्स, और उसके बाद में एंजाइमेटिक यानी केमिकल डाइजेशन ही होता है फूड का। अब बात यह आती है कि कितना खाएं, कब तक खाएं, कई बार ये बात समझ ही नहीं आती है। तो बॉडी का जो सिग्नल है वो इस बारे में हमें समझना जरूरी है। हालांकि बहुत समय तक गलत आदतों में जब हम घिरे रहते हैं तो बॉडी की सिग्नल्स भी थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन इसका सबसे इजी सिग्नल है हमारी बर्ब्स, यानी कि हमारी डकार। तो जो हमारा स्टमक है, हमारा जो फूड पाइप से कनेक्टेड फर्स्ट ऑर्गन है, उसमें जब खाना जाता है तो वो धीरे धीरे भरने लगता है, और उसके अंदर जो एयर है, जो ट्रैप्ड एयर होती है स्टमक में, वो बाहर आती है, जिसे हम कहते हैं डकार। तो जब हमारा स्टमक आधा भर जाता है तो हमें पहली डकार आती है। उसके बाद में जो आधा हिस्सा है उसका 1/4 इज फॉर लिक्विड एंड 1/4 इज फॉर एयर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आधा स्टमक अपना भर लेते हैं ठीक से, तो आपको इसके आगे खाने की जरूरत नहीं है, यानी कि फर्स्ट डकार के बाद में इट इज गुड इनफ फॉर योर बॉडी। लेकिन बात यह है कि अगर आप ठीक से चबाएंगे तो आधे स्टमक में जो आपका पेट भरेगा दैट विल बी सफिशिएंट। अगर आप ठीक से च्यू नहीं करेंगे तो दिस विल बी वेरी कंफ्यूजिंग सिग्नल। इसीलिए ठीक से चबाए हुए खाने से आपको जितनी वैल्यू मिलेगी, अगर आप एक रोटी को अराउंड 30 to 40 टाइम्स चबाते हैं, इट विल बी इक्वली गुड एज 3 चपातीज एंड मच मोर लाइटर, मतलब आपको कम में ज्यादा मिलेगा। तो ये एक कॉस्ट सेविंग इफेक्टिव एक्टिविटी भी है, बॉडी भी खुश और आपका वॉलेट भी खुश। इसके अलावा और आपका टाइम भी बचेगा, तो आपके बॉस भी खुश। तो कब तक खाना है? जब हमें फर्स्ट डकार नहीं आती। लेकिन अगर हमारा पैटर्न बहुत बिगड़ा हुआ है तो हो सकता है हमें ये सिग्नल पकड़ने में समय लगे। फर्स्ट डकार का मतलब है आधा पेट भर चुका है, दूसरी डकार का मतलब है पेट पूरा भर चुका है, और तीसरी डकार का मतलब है कि नाउ इट विल स्टार्ट बिकमिंग एसिडिक, द फूड विल स्टार्ट राइजिंग अप विद द एसिडिक एंजाइम्स। और जो एक चौथी डकार है जिसे कहते हैं भूख डकार, यानी कि जब खाना आगे से रख जाता है, स्टमक से आगे चला जाता है, उस समय वापस से एयर जो है वो रिलीज होती है, और उस समय जब हमें डकार आती है उसका मतलब है कि नाउ यू आर रेडी टू टेक अनदर मील, जो कि 2 से 3 घंटे के बाद आती है। तो बॉडी के छोटे छोटे सिग्नल्स हैं, बॉडी कह नहीं सकता। हम जैसे जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए सोचते हैं कि ये कह नहीं सकते, हमें इनकी केयर करनी है, हमें अहिंसक बनना है, वैसे ही हमें अपने शरीर के साथ भी अहिंसक बनना है कि जब वो बात कहना चाह रहा है हम उसे नहीं समझते हुए जब काम करते हैं, तो बॉडी के साथ में हम जो हिंसा करते हैं, गलत तरीके से ठूंसते हैं, गलत काम करते हैं, और धीरे धीरे जो इतना परेशान होता है कि बड़ी बीमारी के रूप में वो बाहर आता है, तो अपने शरीर के प्रति भी हिंसा करने से बचें और छोटे छोटे सिग्नल्स को समझें। कब खाना खाना चाहिए? हालांकि सबका थोड़ा थोड़ा समय अलग होता है, क्योंकि किसी को 9 बजे बहुत तेज भूख लगती है, किसी को उठते ही भूख लगती है, किसी को दिन में 4 बजे बहुत भूख लगती है, किसी को 7 बजे, और किसी को जब रात में काम करते हैं तो रात को भी भूख लगती है। लेकिन फिर भी हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि जो सन के टाइमिंग्स हैं। आई एम श्योर आप सभी ने ये सुना होगा कि जैसे ही सन राइज होता है, जैसे ही सूर्योदय होता है, हमारी जठर अग्नि यानी हमारी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो भी एक्टिव हो जाती है, और जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही हमारी डाइजेस्टिव फायर भी सेट होने लगती है, क्योंकि अग्नि और अग्नि इसका कनेक्शन है। इवन बॉडी क्लॉक जो है, इवन जो मॉडर्न
टर्म्स हैं उसमें भी ये बात सही है कि मॉर्निंग में इट्स बेस्ट कि हम अपना जो फूड है वो सनराइज के आसपास ही लें, और शाम का जो हमारा लास्ट मील है, और वैसे भी जैनिज्म के अकॉर्डिंग तो ये पूरी तरह इसमें इंटरप्रेटेड ही है और इतने अच्छे से इसको इंटरस्पर्स किया है कि हमारा जो खाना है वो अंधेरा होने के बाद नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न यही है कि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं सुबह। और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि समय का पालन नहीं करने से, यानी अगर आप लंच 1 बजे करते हैं तो आप आधे घंटे इधर उधर से ज़्यादा, यानी टोटल 1 घंटे के डिविएशन से ज़्यादा डिविएट ना करें। अगर हम ये बहुत डिविएशन करते हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्ट्रेस हो, या फिर कुछ लोग बहुत मूड की वजह से नहीं मेरा अभी मन नहीं है, तो ज़रूरी है कि हम अपने मन को थोड़ा नियंत्रित या संयमित करते हुए अपनी जो शरीर की पालना है, वो जो नियम है उसको ना तोड़ें। क्योंकि क्रोनो डिस्ट्रप्शन जैसा यहाँ लिखा है, क्रोनो यानी टाइम, डिस्ट्रप्शन यानी तोड़ना, टाइमिंग की ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको बार बार तोड़ने से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज यहाँ लिखी हैं, इवन कैंसर तक। यानी हम सोचते हैं कि टाइम पे खाना और कैंसर, आई मीन, एंड यू कैन सी आज जो कंडीशन है हमारी सोसाइटी की, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग, कैंसर इज स्प्रेडिंग लाइक अ हैवॉक, इट इज स्प्रेडिंग लाइक अ पैंडेमिक एंड इट इज नॉट अ स्मॉल मैटर। तो ये बहुत जरूरी कि हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें जो हमारे कंट्रोल में है। बहुत चीजें ऐसी हैं, फूड्स में ऐसी चीज आ रही है, हवा में, पानी में, हो सकता है हम हर चीज कंट्रोल ना कर सके, लेकिन हमारा खाने का टाइम, हम क्या खा रहे हैं, ये तो बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में ही है। तो कोशिश करें कि हम उन आदतों को ध्यान में रखें। यहाँ पे जो बाकी चीजें लिखी हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सर्स, इन्फ्लेमेशन मतलब जलन, शरीर के हिस्सों में जलन होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम कभी नहीं बुलाना चाहते, लेकिन छोटी छोटी गलतियों से हम उनको न्योता दे देते हैं। तो यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि किस तरह बॉडी क्लॉक को फॉलो न करने से कैंसर तक में ये कन्वर्ट हो सकता है। कुछ मुद्राएं हैं विच आई मे टेक लेटर ऑन, कि किस तरह से हम अपना पाचन और अपना जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसिंग, अब भोजन हमारे रसोई में आ गया, हम बाजार से सब्जियां, फल, सब चीजें ले आए, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किचन में आने के बाद जिन पर ध्यान देना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है वो है हमारे बर्तन। तो जब हम बात करते हैं बर्तनों की, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम आर लिस्टेड: नॉन स्टिक, एल्यूमिनियम, स्टील, ग्लास, कॉपर, ब्रास, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड अर्दन पॉट। तो जो रेड में है दे आर द हार्मफुल वंस, जो ब्लैक में है दे आर न्यूट्रल, एंड जो ग्रीन में है दे आर गुड फॉर अस। तो हम बात करेंगे कि नॉन स्टिक भी आप सभी ने सुना होगा कि अच्छा नहीं होता है। तो ये देखें कि नॉन स्टिक में वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, बहुत सारे नॉन स्टिक में ये मॉलिक्यूल की जगह कोई और होता है, लेकिन जब वो हीट अप होता है तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो रिलीज होते हैं उनमें से एक है परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड, विच इज़ वेरी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और इसकी वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जॉइंट से रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, इवन बहुत सारे केसेस में इसकी वजह से ऑर्थराइटिस और इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, जो कि एज को, मतलब एजिंग को भी ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करता है। तो नॉन स्टिक यूटेंसिल से बचें, चाहे उसमें तरह तरह के क्लेम्स होते हैं कि दिस इज मेड विद दिस पर्टिकुलर कोटिंग, दिस इज फ्री फ्रॉम दिस, टेफ्लॉन कोटिंग में वो कभी कुछ और लिख के देंगे। तो इस तरह की हमें सभी चीज़ों से बचना है और कोशिश करनी है कि हम अपने जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, ट्रेडिशनल बर्तन थे, उनकी तरफ जाएं। तो यहाँ पे हालांकि मैंने सारे बर्तन नहीं लिए हैं, लेकिन मैं एल्युमिनियम की बात करूँगी। तो आप सभी जानते हैं कि बहुत समय पहले हमारे देश में एल्युमिनियम का इतना ज़्यादा चलन नहीं था, और एल्युमिनियम का चलन इसलिए हुआ क्योंकि पहली बात तो कि वो बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, दूसरा इट इज़ वेरी चीप एंड इट इज़ लाइट वेट। तो इस वजह से एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा हमारी रसोइयों में। और जब हम बाहर की बात करें, यानी कि रेस्टोरेंट्स की, ढाबों की, तो वहाँ तो 99% एल्युमिनियम ही यूज़ होता है। एंड एक और एक चीज़ है कि पहले के समय में हमने कभी अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, इस तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का नाम नहीं सुना था। आजकल के समय में ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ क्यों बढ़ी हैं? इसका एक कहीं ना कहीं रीज़न है कि हम जब से ज़्यादा बाहर खाने लगे, तब से एल्युमिनियम में कुक्ड फूड हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और आप देखिए, ये एक
चार्ट है जो कि पूरा आप ना समझें तो भी इतना देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ ऑरेंज से हाईलाइटेड है डीएनए फ्रैगमेंटेशन। डीएनए हम सभी जानते हैं हमारा मास्टर मॉलिक्यूल है पूरे सेल्स का, पूरे बॉडी का। फ्रैगमेंटेशन मतलब उसका टूटना। और लास्ट में लिखा है न्यूरोनल सेल डेथ, यानी कि न्यूरॉन्स जिनसे हमारा ब्रेन बना है, जो हमारे पूरे बॉडी में सिग्नल्स का काम करते हैं, उनमें डेथ क्यों कॉज हो रही है? एल्यूमिनियम की वजह से। तो अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, मेमोरी लॉस और अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो इट विल बी इन द एंटायर बॉडी, इट विल अफेक्ट। तो डीएनए फ्रैगमेंटेशन की वजह से एल्यूमिनियम हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। और एल्यूमिनियम का होता क्या है कि जब भी हम कुक करते हैं, आपने देखा होगा पुराने एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर आप नीचे देखें तो छोटे छोटे काले काले छोटे छोटे छेद आपको दिखाई देंगे, एकदम बहुत ही छोटे लेकिन ब्लैक कलर के। इसका मतलब वो लीक हो रहा है, वो लीच आउट हो रहा है। जब उसमें कोई भी चीज़ गर्म की जा रही है या फिर उसमें कोई भी खटाई डाली जा रही है तो एल्यूमिनियम धीरे धीरे छोटा छोटा करके लीच आउट होता है। एंड दिस इज वेयर इट गोज इन आवर सिस्टम एंड दिस इज हाउ इट कॉजेज मेनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो एल्यूमिनियम के बहुत सारे बर्तन होते हैं हमारे घरों में और उनको हम जितना हो सके हटा सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। स्पेशली ओल्ड एज में उसका जो इफेक्ट आता है वो आने से हम बचा पाएंगे। सबसे अच्छे होते हैं अर्दनवेयर और आजकल बहुत इजीली मिलते हैं। हम सभी जानते हैं मिट्टी के बर्तन, उनको थोड़ा मेंटेन करना, वॉश करना थोड़ा हमें नया चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनमें हमें नेचुरल नरिशिंग मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, जिनके लिए हमें अलग से सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। लेकिन जब हम इसी को नेचुरल फॉर्म में ले, जब हम इसमें खाना बनाते हैं, इसमें खाना स्टोर करते हैं, तो उसकी अलग ही बात होती है, क्योंकि वो अपने आप में स्ट्रेंथनिंग पावरफुल फूड बन जाता है। तो इसीलिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होगा जितना, उतना ही आपको अपनी डेफिशिएंसी से निजात मिलेगी। और आजकल एसिडिटी बहुत बढ़ रही है। एसिडिटी जरूरी नहीं है कि सबको एसिडिटी अपने गले में ही फील हो, लेकिन बहुत सारी डिजीजेस का कॉज अलग अलग लेवल्स पे एसिडिटी होती है। तो जो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं वो आपके पूरे बॉडी की गर्मी को, एसिडिटी को शांत करते हैं और बहुत सारी बीमारियों को दूर रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। चांदी के बर्तनों में हालांकि हम पकाते नहीं हैं, लेकिन चांदी के बर्तनों में पानी रखना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये चांदी जो है वो मून को रिप्रेजेंट करती है, तो इन्फ्लेमेशन यानी गर्मी को, एसिडिटी को कम करती है। और स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए कहा जाता है कि अगर आप रात में चांदी के बर्तन में पानी रखें और सुबह पिएं तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इन्फेक्शंस को भी दूर रखता है। और हम सभी जानते हैं कि आजकल बहुत सारी मेडिसिन भी आती हैं सिल्वर बेस्ड, जैसे कि मेरा नैनो टेक्नोलॉजी में था रिसर्च वर्क, तब भी हम देखते थे कि सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स का बहुत एक्सटेंसिव यूज है इन्फेक्शंस को दूर रखने में। तो अगर हम उसको अपने आप ही अपने फूड का पार्ट बना लें तो हमें अलग से नैनो मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा मेन मैसेज ये था कि हम एल्यूमिनियम और नॉनस्टिक से बचें और न्यूट्रल जो हमारे हैं जैसे कि स्टील और ग्लास, उनको तो एटलीस्ट हम यूज़ करें ही। अगर हम पीतल, लोहा, कांसा इनका इस्तेमाल ना भी कर सकें कुछ कारणों से, और उनके साथ में काफ़ी चीज़ें देखनी भी होती है, प्रकृति, उनकी जो प्रोसेसिंग है, एटलीस्ट स्टील और ग्लास पे तो आप आ ही जाएं जितना हो सके। और प्लास्टिक भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत ही बड़ा कारण है। सिर्फ हम कन्वीनियंस की वजह से प्लास्टिक यूज़ तो कर लेते हैं, कुकिंग में भी और स्टोरिंग में भी, लेकिन उसका जो इफेक्ट है आज हम देख रहे हैं, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, पीसीओडी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि बॉडी बहुत अच्छे से अपने आप को स्टेबल रखता है। लेकिन जब बात आती है प्लास्टिक की, फोम की, जो डिस्पोजेबल्स में हम हॉट लिक्विड्स पीते हैं, कुछ समय पहले यहाँ का जो भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे कुछ यंग डेथ्स हुई कैंसर से। उनके बॉडी में जब उनका लास्ट में पूरा एनालिसिस हुआ, पोस्टमार्टम हुआ और उनका काफ़ी सारे ये एनालाइज करने की कोशिश की गई कि क्यों इन्हें ये बीमारी हुई जबकि कोई और रीज़न नज़र नहीं आता। तो यही पता चला कि वो दिन में 8 से 10 बार हॉट टी लेते थे थर्मोकॉल में, प्लास्टिक कप्स में। एंड मतलब इसके इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतनी केस स्टडीज हैं कि हम उसको अगर फिर भी इग्नोर करें तो शायद कहीं ना कहीं हमारी गलती ही है। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू कैरी अ स्मॉल
स्टील मग इन योर बैग, जैसे हम फोन, चार्जर, पावर बैंक, इतनी चीजें रखते हैं, इसी तरह से हम छोटा सा एक स्टील का ग्लास भी अपने साथ रख सकते हैं कि अगर कभी बाहर गए, हालांकि अभी बहुत अलग दौर से गुजर रहे हैं हम सब, जब जाना बाहर की चीजें लेना एकदम ना के बराबर हो गया है, फिर भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्लास्टिक, फोम, थर्मोकॉल, इन सब में हम बिल्कुल भी लिक्विड्स, बिल्कुल भी फूड्स कंज्यूम ना करें। इसके बाद बात आती है ऑयल्स की। ऑयल्स भी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है कि हम कौन से ऑयल्स यूज करते हैं अपने कुकिंग मीडियम में। तो रिफाइंड ऑयल्स सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ प्रचलन में होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात है, हम जो एड्स देखते हैं कि दे आर वेरी लाइट, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड उनमें स्मेल नहीं है, एंड इस तरह से हम ढल गए हैं इस नई सोच के साथ कि हम ये भूल ही गए हैं कि जो ओरिजिनल तेलों का, जो ओरिजिनल कोल्ड प्रेस ऑयल जो वापस आ रहे हैं, जो कच्ची घानी के तेल हैं, उनका जो कलर और स्मेल है वो उनकी पहचान है। उनमें जो स्पेशल फाइटोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि थेराप्यूटिक होते हैं नेचर में, उनकी वजह से उसकी वो स्मेल है या वो जो टेस्ट है या वो कलर है, अगर हम उन सब को, उनकी जो क्वालिटीज हैं उनको निकाल दें तो सारे तेल एक जैसे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि रिफाइंड ऑयल्स जब से हैं हमारे साथ में, तब से हमारी जो डिजीजेस हैं वो कुछ कम नहीं हुए हैं। मैं तो देख रही हूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ, मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट बात नहीं करना चाहती, लेकिन हमें वाइजली यूज करना है कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी हमें फायदा कर रही है और कहाँ पे नुकसान। तो कई ऑयल्स में ये लिखा होता है कि 0 कोलेस्ट्रॉल, लेकिन कोलेस्ट्रॉल किसी भी ऑयल में नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी, जो लिवर है, वो लिवर हमारा प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू वेरियस फैट्स। उसके बाद लिखा होता है कि विटामिन ई, हमारे तेल में विटामिन ई डला हुआ है, लेकिन विटामिन ई जिस तरह का डला हुआ है, जो उसका फॉर्म फैक्टर है, वो बॉडी के लिए काम का ही नहीं है। उसके बाद कहा जाता है कि मॉडर्न टेक्निक से हमने इन तेल्स को प्योरीफाई किया है, रिफाइन किया है, तो उनका जो एक्सट्रैक्शन है उसमें जिस तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, उनके ट्रेसेस भी आपके लिए बहुत हार्मफुल है। फिर बात आती है कि बहुत लाइट है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब वो ऑयल इस तरह की सी पूरी प्रोसेसिंग होती है, उनकी जो अलग तरह की स्मेल होती है जो कि पूरी प्रोसेस में आ जाती है, मतलब फ्रेश ऑयल में वो स्मेल नहीं होगी, लेकिन उनको जब बड़े बड़े बैचेस को प्रोसेस करना होता है तो वो स्मेल निकालना ज़रूरी हो जाता है। जब नेचुरल गुडनेस की हम बात करते हैं तो रिफाइनमेंट प्रोसेस के बाद वो नेचुरल गुडनेस तो बचती नहीं है। तो रिफाइंड ऑयल्स जो हैं वो किसी स्पेशल, बहुत ही स्पेशल केस में मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी रोज़मर्रा के खान पान में हम रिफाइंड ऑयल से बचें, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से, आपके नेचर, आपकी फैमिली के हिसाब से हम ऑयल्स का चयन करें। जैसे कि सर्दियों में गर्म तेल, यानी कि तिल का, सरसों का, सर्दियों में गर्म तेल, और गर्मियों में मूंगफली का तेल या फिर देसी गाय का घी आप यूज़ कर सकते हैं। जो लोग प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिनका टेस्ट उसको सूट करता है, वो ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑयल सावधानी से चूज़ करें, क्योंकि अगर हम गलत तरह से या रिफाइंड ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। इसीलिए जितना हो सके अपने कन्वेंशनल तेलों की तरफ लौटें और पहचानें कि आपको कौन सा ऑयल सूट कर रहा है, एंड यू कैन चेंज इट एवरी 2 months, जो कि आपको सबसे ज़्यादा आपके कॉम्बिनेशन में सही हो। अब हाउ टू एसिमिलेट बेटर, जैसे कि हमने बात की थी कि खाना क्या खाना है, उससे इम्पोर्टेंट ये कि उसको पचाना अच्छे से कैसे है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है, मॉर्निंग रब। तो जिन लोगों का सुबह, जिन लोगों को लगता है कि उनका डाइजेशन उतना अच्छा नहीं है, या फिर उनको बहुत ऐसे चूरन वगैरह लेने पड़ते हैं, या फिर बहुत बार उनको एसिडिटी या डायरिया होता है या डिसेंट्री होता है, तो बहुत जिनका ऊपर नीचे होता है डाइजेशन, उनके लिए एक बहुत अच्छा एडवाइस है कि सुबह फ्रेश होने के बाद में एक छोटा ड्राई नैपकिन लेकर अपने पेट को 2 से 3 मिनट क्लॉकवाइज रब करें, एंड दिस हैज टू बी डन इमिडिएटली आफ्टर योर बाउल क्लीनिंग, और ये आप रोज करें, एंड दिस हैज टू बी डन फॉर लाइक फ्यू मंथ्स। साथ में ऑफ कोर्स बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। पहले के समय में हमारे यहाँ एक प्रथा थी कि हमारे जो बड़े लोग हैं हमेशा खाना खाने से पहले पूरे हाथ, पैर, मुंह धो के बैठते थे अपनी जगह पे अच्छे से, और उस समय किसी से भी बात नहीं करते थे, यानी
आप सोचिए कि जो प्लेट आपके सामने रखी है जिसमें दाल और चपाती है, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में वो आपकी आंखें, आपका बाल, आपकी स्किन, आपका नाखून, इन सब में कन्वर्ट होने वाला है। यानी आपका बॉडी ही एक तरीके से आपकी प्लेट में है, एक अलग फॉर्मेट में। सो हाउ मच रिस्पेक्ट यू शुड गिव टू दैट फूड, कि जो भी मैं हूँ आज तक, जो मैंने खाया इतने सालों में, मैं उसका ही सम टोटल हूँ, तो मैं उसको कैसे खाऊं। आप बॉडी बना रहे हैं, आप जो हैं आप उसको बना रहे हैं, और कोई भी एक्टिविटी उस समय बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 1000% अपना अटेंशन सिर्फ और सिर्फ खाना खाने पे लगाइए। उससे पहले आप हाथ मुंह धोकर जब बैठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, और उससे आपका डाइजेशन भी बेटर होगा। इसके अलावा जैसे कि हमने बात की कि खाना जो है जठराग्नि से पचता है, यानी एंजाइम्स के साथ में जब पचता है, तो उस समय अगर हम लिक्विड्स लेते हैं तो लिक्विड जो है एंजाइम को डाइल्यूट करते हैं। अगर हम खाना पकाने रखें गैस पे और गैस पर हम पानी डाल दें तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही हमारा बॉडी जो बहुत हाई टेम्परेचर वाली चीज, मतलब जो खाना हमारे बॉडी में जाके पचता है, अगर उसे लैब में पचाया जाए तो उसके लिए इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर चाहिए कि हम उसके दूर दूर तक भी खड़े नहीं रह सकते। लेकिन वही चीज हमारे बॉडी में जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर इतना बड़ा काम हो रहा है। तो उस समय हम उसमें लिक्विड्स ना मिक्स करें, यानी खाने के बीच में बार बार पानी ना पीना। वैसे आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी ये गोल्डन पॉइंट्स हैं। सिर्फ इनको यूज करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी हेल्थ को लेके। कहीं और स्पेशल चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि फूड के साथ में लिक्विड ना मिक्स करें। खाने का जो टाइम है पानी के साथ में, वो शायद आप सभी जानते होंगे, खाने से लगभग आधा घंटा पहले और खाने के 45 मिनट बाद। फिर आधे से 3/4 के बीच में ही आप खाएं। जैसे कि अगर आपको लगता है 4 रोटी में आपका पेट एकदम भर जाता है और इतना भारीपन हो जाता है कि आपको नींद आने लगती है और कुछ दिमाग काम नहीं करता है, इसका मतलब अगर आप लगभग 2.5 के आसपास रोटी, 2.5 से 3 रोटी खाएंगे अच्छे से चबा के, तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। फिर खाना खाने के बाद यूज ऑफ कंट्रास्ट टेम्परेचर, मतलब पेट पर एक ठंडी गीली पट्टी पानी में भीगी हुई और उसके ऊपर ऊनी पट्टी। इससे क्या होगा कि आपका जो पेट का टेम्परेचर है वो कूल डाउन होगा और आपके बॉडी का जो बाकी का टेम्परेचर है वो गर्म होगा। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट टेम्परेचर होता है किसी पर्टिकुलर पार्ट का, दिस इज वेरी हेल्पफुल इन टोनिंग दैट पार्ट एंड इवन डाइजेशन के लिए खाना खाने के बाद पेट पे गीली पट्टी रखना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का यूज, जैसे कि सौंफ, अदरक, ये चीज़ें, हरडे, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। खाने से पहले आप खाने से पहले आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ ले सकते हैं, जिनको डाइजेस्टिव फायर जिनकी स्लो है। इसके अलावा सनलाइट एक ऐसी चीज़ है जो जिन लोगों का पाचन अच्छा नहीं होता है उनको भी मॉर्निंग में सनलाइट लेनी चाहिए। लेकिन सनलाइट लेना इतना हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम कैसे लें, कब लें। तो बेस्ट टाइमिंग इज टू टेक अप टू 8:30 AM। 8:30 AM से पहले आप, क्योंकि हम ऐसे उसमें रहते हैं कि हमारे लिए इजी नहीं है डायरेक्टली स्किन पे लेना या पूरी तरह से अपने बॉडी पे सन लेना, इतना इजी नहीं है। तो इट इज़ बेस्ट कि आप कोई भी वाइट कलर का टी शर्ट या कुर्ता पहन लें जिसमें बहुत ज़्यादा मोटा, जिसका फैब्रिक ना हो, और आप प्रेफरेबली अपनी जो बैक है, अपनी जो शोल्डर्स का पार्ट है और ये जो फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे आप अगर सनलाइट ले रहे हैं तो इट इज़ ग्रेट। लेकिन कोशिश करें कि आपका जो हेड वाला पोर्शन है वो सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोज ना हो। तो या तो आप उस पर एक सूखा टॉवल रख लें, या फिर आप इस तरह से बैठें कि जो एंगल है आपका उसमें सनलाइट डायरेक्टली आपके सर पे ना आए। तो फ्रंट इस वाला जो बोन है यहाँ, शोल्डर्स के जो ब्लेड है वहाँ, और बैक पे अगर आप सनलाइट ले सकते हैं, एक वाइट ड्रेस में या वाइट एक पतले कॉटन के कपड़ों में आप बैठ सकते हैं। आधे से आधा घंटा इज इनफ, 20 मिनट्स से 30 मिनट्स इज गुड इनफ। और ये सनलाइट जो है बहुत सारी चीज़ों में, ना केवल आपके भोजन को अच्छे से पचाएगी, और जो क्रॉनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी है जो कि इवन कोविड के लिए आपको ससेप्टेबल बनाती है, ना केवल कोविड लेकिन इतने सारे बोन के इश्यूज, इम्यूनिटी के इश्यूज केवल विटामिन डी डेफिशिएंसी से है। तो इसके लिए हम अगर रोज इतना सा भी नियम ले लें कि मुझे रोज 7:30 20 मिनट्स के लिए अपनी ड्रेस डाल के मुझे सन लेना है, दिस विल बी अ ग्रेट एंड अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टिप फॉर यू। अब हमने कभी ये देखा होगा कि अगर आप अपने बच्चे को टिफिन दे रहे हैं या फिर आप अपने हस्बैंड को टिफिन दे रहे हैं, तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि उसको काम के बीच में फटाफट से वो खा ले। हम कभी ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक छोटी सी चपाती को हम 6 डब्बों में पैक करें
कि इसको है ना आज कुछ मैं मजेदार तरीके से पैक करती हूँ कि इसको है ना 15 मिनट तो खोलने में ही लग जाए, तो यू विल नॉट ट्राई टू डू दिस ट्रिक विद समवन यू केयर फॉर। आप ये कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से उसको अपना टिफिन मिल जाए, जल्दी से वो उसको खा ले और उसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिले। लेकिन हम ये रोज अपने बॉडी के साथ करते हैं कि अब हमने बॉडी को चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से पैक करके भेजते हैं कि वो बॉडी उस गिफ्ट को पैक करने में, अनपैक करने में आधा तो थक जाता है। इसलिए हमें अपने बॉडी को एक बेबी की तरह केयर करना है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता। एक छोटा बच्चा जो कुछ बोल नहीं सकता, हम खुद उसकी जरूरतों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि इसे भी क्या हो रहा होगा, ये ऐसे कर रहा है, ये हल्का सा रो रहा है, तो इसका सिग्नल क्या होगा। तो ऐसे ही हमारा जो बॉडी है वो हमें सिग्नल्स देता है। तो जब हम जितने, अगर आप लेबल्स की बात करें, जब हम पैकेज्ड फूड्स लेते हैं तो अगर उसमें 2-3 लाइन से ज्यादा लिस्ट लंबी है इंग्रेडिएंट्स की, उसका मतलब है कि वो बहुत ही हाईली प्रोसेस्ड है। और जितना हाईली प्रोसेस्ड मतलब बॉडी को उसको प्रोसेस करने में, अनपैक करने में, उसके अंदर के छुपे हुए न्यूट्रिशन या गुणवत्ता को निकालने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। तो कोशिश करें कि हम जितने सिंपल फूड्स हमें मदर नेचर ने दिए हैं, वैसे ही हम मदर्स भी अपने आप पे, जो भी हम पे डिपेंडेंट लोग हैं, उन्हें फूड को जितना सिंपल हो सके उस फॉर्म में दें। तो लेबल्स को समझना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह से हम अपने आप को इन चीज़ों से अवगत कराएं और जो फॉल्स क्लेम्स हैं उनमें ना पड़ें, क्योंकि हम दुनिया की हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं जो भी हमारे से रिलेटेड है। जैसे कि मेरा फ़ोन कैसे ऑपरेट होगा, ये गाड़ी में क्या नया फीचर है, कोई नया गैजेट है तो ये कैसे इसमें कुछ चीज़ें ट्रबल शूटिंग की जा सकती है। लेकिन हमारा जो बॉडी है, इसके साथ में कोई लेबल नहीं है, कोई मैनुअल नहीं है, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो इसको हम कैसे चलाएं, जबकि इससे तो हम हर सेकेंड हमें इसके साथ में हमारा डीलिंग है। तो बॉडी के जो सिग्नल्स हैं उनको समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ में हम ये समझ सकते हैं कि क्या क्या हम इसके लिए ध्यान रखें। तो जब हम पैकेज फूड्स लेते हैं तो हमें केवल नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि उसमें जो चीज़ें कोड वर्ड्स में लिखी हैं वो क्या हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी पर्टिकुलर फैमिली में कुछ चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें उनको भी समझना चाहिए। लेकिन लेबल्स को लेकर एक पूरा अलग सेशन हम लोग रखना चाहेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो विद दिस नोट आई वुड से कि मुझे जो ज़्यादातर बातें बतानी थी, हम एक बार मुद्राओं की बात कर रहे थे, तो एक बार मुद्राओं पर हम आ जाते हैं कि कौन सी मुद्राएं बहुत अच्छी हैं हमारे डाइजेशन के लिए। एक तो है मातंगी मुद्रा, जिसमें हम अपनी बाकी फिंगर्स को क्लोज करके इस तरह से रखते हैं, और जो हमारी सबसे बड़ी फिंगर है उसको हम एक तरीके से सेंटर में क्लोज नहीं करते हैं, स्ट्रेट रखते हैं। ये ऐसी मुद्रा है जो आप आराम से कर सकते हैं, आराम से आप इसमें बैठ भी सकते हैं, और इसको करने के लिए किसी स्पेशल एफर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। आप जब भी चाहें, टीवी देखते समय, घर वालों से बात करते समय, गाड़ी में बैठे हुए, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बाकी सारे फिंगर्स को क्लोज रखना है, जैसे बच्चे गन बनाते हैं वैसे ही। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर बैलेंसिंग डाइजेशन। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे जिनको कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, बार बार कॉन्फिडेंस लॉस होता है, उनको कॉन्फिडेंस कम है, उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा में आप जो अपनी सेकेंड लास्ट फिंगर है उससे आप हल्का सा प्रेस करके रख सकते हैं। अराउंड 30 to 45 मिनट्स आप इसे रख सकते हैं। जिनको थोड़ा इंडाइजेशन को प्रॉब्लम है तो उन्हें अपनी अग्नि को अच्छा रखने की ज़रूरत है, तो वो अग्नि मुद्रा कर सकते हैं। इसके बाद अपान मुद्रा, जैसे हम हिरन बनाते हैं बच्चों के साथ खेल खेल में, अपान मुद्रा इज़ ऑल्सो वेरी गुड। जिनको बहुत गैस का प्रॉब्लम होता है, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनमें। उसके बाद रैबिट पोज यानी शशांक पोज, शशांक आसन, जिसमें आप अपने हाथों को अपनी नाभि पर रख के पूरी तरह से आगे झुक जाते हैं। ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो जिन लोगों को पेट की समस्याएं हैं उनके लिए शशांक आसन बहुत अच्छा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपने खाने को समझें, सही समय पे, सही क्वांटिटी में, सही कॉम्बिनेशन में खाएं। So this is most of what I have to say today, and now we can invite more questions. Yeah,
Thank you so much, Shreya ji. We would like to see you on screen. Yeah. Am I not on screen? No, right now you are, because you were sharing the screen, so you are not on screen. Okay. Yeah, so I have a few questions, Shreya ji. A very nice session. I mean, it's an eye opener because we don't even know, indirectly हम सोच रहे हैं बहुत healthy खाना बनाते हैं, and we are cooking, we are actually killing off half the nutrients there. So very helpful. I have a few questions which I have got during this session. एक ये है, like every packaging they have already mentioned the expiry date. So what exactly is the expiry date? Like उसके एक दो दिन आगे पीछे का कुछ होता है या बस, I mean they have that specific date mentioned, you know, like 19 June or 19 July is the expiry. So I mean उसका they want someone ask के उसका क्या रहता है? Mostly month and We cannot hear. Also give the date. Sorry, we could not hear. Of dry food. In case of dry foods, yeah, it is still compromisable. मतलब हमेशा होता ऐसा है कि why they write it to a particular date, because सब जगह का जो humidity level है वो different होता है, and कहीं जगह पे ऐसा होता है कि अगर उसने supposedly थोड़ा सा moisture आ गया तो उसके जो nutrients हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं, उनकी nutrients की जो ये है क्वालिटी वो कम हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गया है. स्पेशली जो ड्राई चीजें हैं उनमें हम थोड़ा 1-2 महीना आगे तक उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड चीजों में अगर आपने उसको स्पेशली स्टोरेज कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है, देन इट इज फाइन टू लाइक जस्ट स्टिक टू व्हाट दे हैव सेड. लेकिन ड्राई चीजों के केसेस में और ड्राई मेडिसिन के केसेस में you can use it for 1-2 months later to what it is. You can use it. And what about, you get these Tetra Pak milks and also are they I mean as nutrient compiled with the way the original milk is, or what? जो Tetra Pak of milks आते हैं. Tetra Pak milk, you mean to say कि वो कितने अच्छे होते हैं? हाँ. मिल्क के केस में आई वुड से कि मिल्क इज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक, क्योंकि मिल्क हम आज की जो टाइम है जैसा मिल्क हमें मिल रहा है और जिस तरह से हमारा बॉडी है वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है उस मिल्क को. और जो कैल्शियम और प्रोटीन को लेके मिथ है कि अगर हम दूध नहीं लेंगे तो हमें कैल्शियम या प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमारे अंदर ऐसे बैठ गया है कि दूध के बिना मेरा न्यूट्रिशन बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. तो पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मिल्क की फ़ैन भी नहीं हूँ, और मैं यही कहूँगी कि मिल्क की जगह हम अगर डेयरी मिल्क की जगह नट मिल्क्स बना सकें, वेगन मिल्क्स बना सकें, दे आर बेटर. एंड डेफिनेटली पैक्ड मिल्क इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन. अगर हालांकि बड़े शहरों में बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम प्योर मिल्क, वो भी पहले की समय की तरह की कोई आपको दे रहा है सीधा गाय से निकाल के, वो मुश्किल हो जाता है और भी ज़्यादा. लेकिन जो लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास जो इंश्योर कर सकते हैं कि उनको देसी गाय का दूध मिल सकता है, तो दैट इज़ द फर्स्ट चॉइस. एंड एक्सट्रीम केसेस में अगर देना पड़ रहा है मेडिसिनल फॉर्म में या फिर धीरे धीरे आप कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है टेट्रा पैक, बट आई मीन दैट्स नॉट द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड रेकमेंड. Because I think India को छोड़ के internationally you always get Tetra Pak milk. Like generally I don't take milk. I use almond milk. So my son sometimes he gets almond ka Tetra Pak. So better to make it at home, or it's okay. मतलब you can have that almond milk of Tetra Pak. Almond milk, if you're taking, it's best to make it at home because it's very easy. I know, I make it at home. हाँ, लेकिन अगर आप कभी ले रहे हैं तो just make sure कि आप उसमें बहुत ज़्यादा flavored या इस तरह के ना लें. Just stick to the basic one, and then you can add dry fruits and fruits to it to make it to your choice. Thank you so much. And one more question, like someone asked me, जैसे जो आपने बताया silver में utensil में overnight water रख के पीने का. Now what if like why is even copper jug में people use it? It's good for health. So what exactly I mean why is it good for health in copper? Copper की qualities different हैं और सिल्वर की क्वालिटीज डिफरेंट. तो जिन लोगों की बॉडी में ज्यादा हीट है, जैसे मैंने बोला कि जो सिल्वर है वो मून को रिप्रेजेंट करती है, उसकी जो क्वालिटीज है वो कूलिंग है, वो पित्त को कम करती हैं. तो जिनकी बॉडी में ज्यादा हीट है या जिनको हाई बीपी है, जिनको बहुत एसिडिटी या जलन रहती है, उनके लिए सिल्वर इज बेटर. और जिनका ऑपोजिट है, जिनके बॉडी में जिनको ठंड ज्यादा लगती है, जिनको लो बीपी है, उनके लिए कॉपर इज बेटर.
Okay, so in that you have an option. ये तो पता ही नहीं था, हम लोग तो सोचे थे कि तांबे में पानी पीना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए. प्रकृति के हिसाब से होता है. आप शायद ये जानते भी होंगे कि आजकल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के नाम से नई नई चीजें आ रही हैं. तो ये चीज इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो पहले से ही थी. जैसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ या फिर अपनी प्रकृति की बात की जाती है कि एक चीज सब पे फिट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसीलिए सबसे पहला जो सूत्र है आरोग्य का वो ये है कि हम खुद को समझें कि मुझे क्या खाने से खराब लगता है. अगर मैं इतने बजे सोता हूँ तो मुझे कैसा लगता है, मैंने ये चीज इतने दिन ली तो मुझे ये होने लगा. तो एक बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन. इसीलिए उसे योग कहा गया कि योग सिर्फ सुबह 15 मिनट किसी पर्टिकुलर कंडीशन में खड़े या बैठे रहने का नाम नहीं है. योग का मतलब है दिन भर अपने आप से जुड़े रहना. उसी वजह वही एक ऐसा सूत्र है जो जिंदगी भर आपको बीमारियों से बचाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये मुझे सूट करता है. लेकिन हम पूरा दिन दूसरों में या फिर एक्सट्रोवर्ट चीजों में उलझे रहेंगे. हमें ये जानने का मौका ही नहीं मिला कि दिन भर शरीर मुझसे क्या क्या कह के चला गया, और बाद में मैं उसी शरीर की बातें समझने के लिए डॉक्टर के पास या किसी के पास भी जा रहा हूँ जो शायद मुझसे अच्छा मुझे नहीं जान सकता. वेरी ट्रू. एक ये था कि कोल्ड प्रेस ऑयल आजकल बहुत चल रहे हैं. लाइक पीपल हैव दिस कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. सो इज दिस बेटर देन द रिफाइंड ऑयल व्हिच आई यूज? कोल्ड प्रेस्ड इज सेम एज कच्ची घानी. मतलब ऑफ कोर्स इतना तो नहीं कि हम पहले जो बैल के साथ में लकड़ी में निकालते थे, हो सकता है कि वो कोल्ड प्रेस में सेम सिस्टम ना यूज हो, but still it is far better than refined oil. And what about olive oil? Like nowadays everyone is recommending olive oil for cooking. Olive oil, yes, I know it is like better than refined oils. लेकिन जब एक बात आती है कि हम जिस geographical region में evolve हुए हैं, उस same geographical region या soil में जो चीजें उगती हैं, जैसे कि बात आती है local और seasonal की, तो olive is not local to us. Yeah, so as neutrally अगर हम देखा जाए तो it's okay, and of course we know that उसके साथ में heat up नहीं किया जाता है उसकी cooking में. लेकिन अगर हम अपने local oils use करते हैं तो they suit our genes the most. वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए suitable हैं. हालांकि it is okay, but I mean it is better than refined, लेकिन फिर भी it is preferred कि आप अपनी geography, अपने climate वाले oils use करें. Okay. Like you said, sunlight, morning sunlight is the best before 8:30 a.m. What about evening? इवनिंग इज सब स्टैंडर्ड. लेकिन अगर कोई सुबह नहीं ले पाए तो फिर भी ठीक है, और नहीं लेने से पूरा दिन नहीं ले या कभी ना ले पाए उससे तो बेटर है कि शाम को ले ले. लेकिन सुबह का अच्छा है सबसे ज्यादा. अच्छा, एक ये माइक्रोवेव एंड ओटीजी, आर दे कैन दे? इज गुड बट नॉट माइक्रोवेव. एल्यूमिनियम फॉइल अभी नया चला है. लाइक व्हेन वी पैक, तो वी पैक इन एल्यूमिनियम फॉइल. लाइक एज यू सेड, नाउ एल्यूमिनियम इज नॉट गुड. तो एटलीस्ट पैकिंग कैन बी डन इन देम, बिकॉज अभी कंटेनर्स और सब एल्यूमिनियम के ही आ रहे हैं. कंटेनर्स तो हम रिप्लेस कर सकते हैं. इट इज अप टू अस. कंटेनर्स मतलब स्पेशली कुकिंग के लिए तो हम रिप्लेस कर ही सकते हैं स्टील से. लेकिन फॉइल में ऐसा है कि हालांकि उसमें हम कुक नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, उसको हीट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसमें जो गर्म खाना पैक कर रहे हैं वो डायरेक्टली कुकिंग से तो कम नुकसान करेगा. लेकिन अगर उसकी जगह बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कि जो ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे पत्ते हों, तो हम अगर पत्ते यूज कर सकें, या फिर जो हम पुराने से ज्यादा है से जो हम पत्तल धोने बाजार से लाते हैं पत्ते वाले, उसको हम अगर किसी तरह से इनोवेटिवली यूज कर सकें अगर हम चपाती रैप करने में या फिर पेपर, तो वो बेस्ट है. लेकिन अगर प्लास्टिक आप यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक रैप से तो बेटर है एल्यूमिनियम रैप. And what about sugar? What can sugar के लिए क्या replacement है best? Sugar के लिए best replacement जैगरी powder है. जैगरी powder है. आपको अच्छा मिल जाता है. Khansari sugar? Khansari sugar, yes. You have to see whether it's not very much bleached or it is very bleached. तो जो बहुत ज़्यादा मतलब हमारा आँखों के साथ में एक ऐसा कनेक्शन हो गया कि जो चीज़ दिखने में जितनी अच्छी, चमकदार, सफेद, क्लीन, फ्री फ्लोइंग सॉल्ट, एकदम वाइट शुगर, फ्री फ्लोइंग ऑयल, मतलब वी आर ऑब्सेस्ड विद दिस काइंड ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. हम लोग यहाँ पे भी से दैट ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक फूड्स मैटर, ब्लैक गुड मैटर्स. मतलब हम सोचते हैं कि ये जो चीज है, मतलब मैं ये कहूंगी कि इसमें हमारी गलती नहीं है. सबकॉन्शियसली एड्स देख के या जिस तरह से हम हर चीज को परसीव करते हैं, तो ये इससे डीलिंक करना बहुत जरूरी है कि ब्यूटीफुल फूड इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट फूड, बट वी हैव टू फाइंड ब्यूटी इन दैट कि इट इज गुड फॉर मी. तो इसीलिए जैसे एंटी केकिंग, अब वो नमक है, आपको
उसके फ्री फ्लोइंग से इतना ये कनेक्ट कर दिया गया है कि उसमें वो जब तक एंटी केकिंग एजेंट वाला केमिकल नहीं डालेगा तब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो हम खुद अपनी ब्यूटी की डेफिनेशन की वजह से केमिकल्स ऐड करने पे कंपनीज को मजबूर करते हैं। सो जिस चीज की डिमांड होगी वो अपने आप मिलने लगेगी, अपने आप मार्केट में ज्यादा होगी। इसलिए हमें अपने इस ऑब्सेशन को कम करना है। तो व्हाइट शुगर जो है उससे बेटर है खांड सारी शुगर, रॉ शुगर, जो कि जिसका क्रिस्टल शेप परफेक्ट नहीं है, जिसका कलर परफेक्ट नहीं है, जिसका कलर यूनिफॉर्म नहीं है। तो जितना हम रॉ बनेंगे, जितना लोकल बनेंगे, उतना ही हेल्दी बनेंगे। That's really nice. I have a question. Which is coming up, for constant bloating, acidity and heaviness in the stomach, what sort of food should we eat? ओके, सो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आप किस तरह का फूड अभी ज्यादा लेते हैं। अगर आप एसिडिक फूड ज्यादा ले रहे हैं, या फिर जैसे मैंने बोला कि अगर आप थोड़ा जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, तो आपका जो बॉडी है वो उस फूड के लिए उस फूड को इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और बॉडी ज्यादा, जब मैंने बताया आपको डकार के बारे में, ज्यादा एसिडिटी कब होती है? जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, और जरूरत से ज्यादा खाने के अलावा हम उसको ठीक से च्यू नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये भी कि हमारा फूड का कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर हमारे फूड में बहुत प्रोसेस्ड चीजें हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसेस हैं, तो भी वो एसिड फॉर्म करेगा। तो आपका जो पूरा फूड है उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और बहुत ज्यादा कुछ लोगों को ब्लोटिंग तब भी होती है जब बहुत ज्यादा वो रॉ लेते हैं। जैसे किसी को बहुत ज्यादा सैलेड खाने से, तो आप एक बार ये चेक करें कि आपको कुछ पर्टिकुलर फूड से ब्लोटिंग ज्यादा होती है या फिर आपको हर तरह के खाने से ही ज्यादा ब्लोटिंग होती है। और हैवीनेस भी दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है ठीक से च्यू करना और पेट पे ठंडा टॉवल, ठंडा कपड़ा खाने के जस्ट बाद लगभग 40 मिनट के लिए रख के आप लेट जाइए। ये आपकी हैवीनेस को कम करेगा, ब्लोटिंग को कम करेगा और एसिडिटी को भी कम करेगा। One question about ghee. Amul, I mean cow ghee or buffalo ghee, which is better? Obviously cow ghee, but then you should, I think you answer it. Yes, desi cow ghee. Desi cow ghee. Anyone else has any questions? Because right now I think Nidhi. I have a question. Yeah. Nidhi, ask. Yes. Yeah. Hello Shreya ji. It was an amazing session. मैं खुद भी एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, but I can't explain. मुझे बहुत amazing लगा आपका session. Lot of myths that you busted. Yeah, I have known for a long time that the non-stick thing is not good. But then अगर हम without non-stick में बनाते हैं तो it needs a lot of oil, almost like 2 times or 3 times of oil. So what is the solution for this? There are few recipes जिनमें आप कम ऑयल यूज करके भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोकोनट का ज़्यादा यूज करते हैं, फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट का, या फिर आप पहले अपनी फूड को थोड़ा सा स्टीम करके, लाइट ब्लांच करके और उसको स्ट्यू करके आप यूज करते हैं, देन यू कैन यूज। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ ऐसी रेसिपीज जिनमें कोकोनट के बहुत सारे, जैसे कोकोनट तो मैंने पहले बता दिया, तो कोकोनट यूज करना और फूड को पहले सेमी कुक करना वाटर के साथ में और बाद में आप उसको ऑयल के साथ करें, दिस इज अ बेटर ऑप्शन आई फील। But how about things like dosa या उत्तपम, चिलड़ा? डोसा या उत्तपम, यस, उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे लोग उस पर सॉल्ट के साथ में या फिर उसको अनियन से रब करके उस सरफेस को थोड़ा कम स्टिकी बनाते हैं। अगर आप वैसे बनाएंगे तो भी आपको कम ऑयल यूज करना पड़ेगा। So maybe I mean that trick you have to figure out. Shreya ji, there's this abhi naya cheez nikla hai, these marble pans and these stone pans where you have this for dosas and all. How good are they? Sorry? Marble coated pans, like how you have these non-stick pans. हाँ, correct. जिस ceramic वाले और marble वाले. हाँ, marble वाले अभी निकले हैं. How good are they? Not as good as earthenware या फिर हमारे जो conventional metals हैं. अच्छा, दूसरा एक अभी एक क्वेश्चन यहाँ फ्लोट हुआ है, लाइक जो हम लोग ऑयल फ्राई कर लेते हैं, सो कैन वी रीयूज दैट फ्राइड ऑयल? इट्स बेटर नॉट टू रीयूज इट। एंड जो हमारे पहले के समय में होती थी कि राख का बहुत यूज होता था, तो कई जगह पे ये एक एक्सपेरिमेंट कहा जाता है कि जब आप ऑयल को यूज कर लें तो आप उस ऑयल में सिलिका, यानी सिलिका एक तरीके से राख, एक तरीके से सॉइल ही है, उसमें आप उसको थोड़ी देर
जब आप नेक्स्ट टाइम यूज करें थोड़ा सा उसमें पहले से डाल के रखें और उसके बाद उसको हटा लें किसी छोटे से पाउच में, जो कि उसको पूरी तरह मिट्टी को तेल के अंदर भी ना जाने दे और उसका जो इफेक्ट है तेल के साथ में मिक्सअप हो जाए। तो एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि हम उसको कम लें और तुरंत एक ही टाइम में एट वन स्ट्रेच हम पूरे ऑयल को यूज कर लें कि आपने एक चीज बनाई फिर दूसरी चीज बनाई उसको खत्म कर दिया। तो oil should not be reused in my opinion. Generally that doesn't happen basically because once you fry something and then I mean थोड़ा बहुत तो बचता ही है. So can that be used, you know, like in a little bit in vegetables and or something like that, कि थोड़ा डाल के vegetable डाल के finish instead of reheating it again and again, can we use it in vegetables and all that? Vegetables के साथ में भी वो reheat तो हो ही जाता है, तो it is just like कि आपको लेना है तो फिर then you must take care of other things कि मैंने आज जैसे हम ये होता है ना कि हम शादी में जाके आए हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो कई बार लोग क्या करते हैं कि अगले दिन फास्ट कर लेते हैं या फिर कुछ अपना हेल्दी उस पे रह लेते हैं, सूप्स पे रह लेते हैं, आने के बाद में कुछ ले लेते हैं। इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई चीज ली है, मतलब इट इज हार्मफुल, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन इफ यू हैव टू यूज इट देन मेक श्योर दैट यू कॉम्पनसेट इट बाय सम अदर मीन्स कि आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके लिए आप फिर थोड़ा ज्यादा रॉ खाएं, आप थोड़ा फास्ट करें। आई मीन इट इज लाइक कि वो लॉ जो है नेचर का वो तो रहेगा, अगर आपने उसको हीट किया है तो next time it is not as good for usage. Basically you need to detox yourself the next day. What about salt? भी होगा उतना अच्छा salt. Yeah. Salt is the best in my estimation. Like कभी जैसे white salt की जगह now people are using those Himalaya का pure organic salt. हाँ, that is rock salt only. And इसमें जो भी colored version हमको market में मिलता है that is also very good और वो काफी cheap भी मिल जाता है। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि नहीं वो पैकेज्ड है इसलिए अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। इवन जो मार्केट में आपको रॉ पिंकिश ब्राउनिश ब्लैकिश सॉफ्ट मिलता है सेंधा का, वो भी बहुत अच्छा है। जितने उसमें कलर्स हैं दे आर द सिंबल ऑफ द यू नो एनरिच, जो उनमें एनरिच्ड गुडनेस है न्यूट्रिएंट्स की, उसी की वजह से वो कलर है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और जो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो सी सॉल्ट्स हैं उनकी बहुत सारे ब्रांड्स में माइक्रोप्लास्टिक भी मिलने लगा है, क्योंकि हमने इतने सालों में जो प्लास्टिक हमारी फूड चेन में पुश किया है, हम सोचते हैं कि बस मैंने इसमें कचरा फेंक 2 मिनट में रैप किया, नाउ इट इज गॉन फ्रॉम माय साइड, बस अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपना जो कचरा था, अपना जो भी मैंने गर्म चीज पी थी वो मैंने फेंक दिया, अभी कभी मेरे से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन द वर्ल्ड इज अ साइकिल, एवरीथिंग दैट गोज कम्स बैक टू यू। तो इसीलिए अब आज के टाइम में हमारी फूड चेन में, हमारे ओशियंस के पानी में वो प्लास्टिक घूम फिर के वापस आ गया है और बहुत सारे सी सॉल्ट्स की स्टडीज में वो माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। मोर देन 17 ब्रांड्स का तो एक स्टडी पेपर मैंने इसमें अगर इमेज डाल दिया होता तो शायद और अच्छा होता आपको समझने के लिए। तो सी सॉल्ट का एक वो भी प्रॉब्लम है कि सी सॉल्ट में माइक्रोप्लास्टिक बहुत आता है जो कि बहुत बड़ा कैंसर कॉजिंग एजेंट है, इसीलिए जितना हो सके रॉक सॉल्ट का यूज करें। What about water? Now if someone's asking about Bisleri bottles, like वो भी plastic में ही आती है bottled water. So how safe are they? Because you see bottled waters generally कई बार फ्रिज में रखी रहती है, लेकिन कई बार वो exposed to sunlight भी रहती है when it is kept outside. So how safe is to drink bottled water? प्लास्टिक में अगर पानी है तो डेफिनेटली इट इज नॉट गुड। अगर आप देखेंगे कि 2-3 दिन रखा रहेगा तो उसका टेस्ट अजीब हो जाता है, तो टेस्ट तो उसका पहले भी अजीब हो गया था लेकिन हमारी टंग ने उसको डिटेक्ट नहीं किया था, तो वो खराब तो पहले से होने लग जाता है। इसीलिए इट इज ऑल अप टू अस कि हम जितना हो सके ग्लास बॉटल, मिट्टी की बॉटल, स्टील की बॉटल रखें। एंड इवन फ्रिज के लिए भी स्टील बॉटल्स आती हैं, आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू नो कि प्लास्टिक की बॉटल्स, आई मीन कोई भी प्लास्टिक की बॉटल, इट इज नॉट गुड। It is not good, but now like bottled water you get in plastic only, Bisleri, Baileys, Oxyridge जो भी होता है, those bottles, I mean they're always in plastic. हम कैरी कर सकते हैं अपना पानी उतना ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो in extreme cases it's okay. I think what you can do is you can keep maybe तुलसी के leaves या फिर तुलसी का पाउडर आप रख सकते हैं अपने साथ में, and you can add that जब भी आप बाहर जाके पानी बॉटल ले रहे हैं, बॉटल का पानी ले रहे हैं, तो you can add थोड़ा सा वो तुलसी के पत्तों का ड्राई पाउडर in that. So at least उसका जो इफेक्ट है, जो खराब इफेक्ट है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। Okay, and then now these storage containers are basically made of plastic, like you have Tupperware and ये बाकी सब companies के Sunlights है। तो how do you store your grains and groceries?
अभी टपरवेयर इज प्रमोटिंग कि उनका प्लास्टिक इज सेफ, आप उनके हिसाब से तो आप उनमें सामान रख सकते हैं। ड्राई चीजों में इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि लिक्विड्स में है। सो आई मीन ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो एयर टाइट जो कंटेनर्स हैं वो मोस्टली प्लास्टिक में ही आते हैं, तो इट इज टफ टू एक्चुअली से नो टू प्लास्टिक कम्प्लीटली। लेकिन हाँ, टपरवेयर इज बेटर देन जनरल प्लास्टिक्स ऑफ कोर्स, तो आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको क्लॉथ बैग्स में, अंदर उसमें आप हर चीज़ के साथ अलग होता है, किसी में आप लौंग डाल सकते हैं, किसी में बड़ी साबुत लाल मिर्च, हर चीज़, हर ग्रेन का, हर अलग अलग ड्राई आइटम का अलग एक एडिटिव होता है जिससे वो जल्दी खराब नहीं होगा। उसके साथ में आप उसको क्लॉथ बैग्स में सील करके फिर आप उसके बाद उसे स्टील के बड़े कंटेनर्स में या फिर अगर जरूरत पड़ती है तो प्लास्टिक कंटेनर में रख सकते हैं। स्टोरेज ऑफ ड्राई आइटम इज पर से इज नॉट दैट मच अ बिग इशू, लेकिन लिक्विड्स का या फिर हीटिंग का या फिर कुछ गर्म चीज खाने का ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे बेसिकली यू कैन हैव केमिकल एक्सचेंज पॉसिबिलिटी, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। So I mean that cannot be used. There's someone asking that jaggery does not taste good food में. हाँ, तो जैगरी का ऐसा है ना कि चीज पे भी डिपेंड करता है कई बार कि आप किस में ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई, जैसे मैं टी तो नहीं लेती हूँ, लेकिन जो लोग टी लेते हैं उनको हो सकता है जैगरी उतना अच्छा ना लगे। और टी अपने आप में ही एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी को काफी डैमेज करती है, बिकॉज इट मेक्स द टिश्यूज हार्डर। एंड आप ये चीज समझ सकते हैं कि जैसे भी हमारे टिश्यूज हार्ड होते जाते हैं वैसे वैसे हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक बच्चा जितना बाहर से फ्लेक्सिबल होता है उतना अंदर से फ्लेक्सिबल होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे ही हमारे बाहर और अंदर सारे जो ऑर्गन्स हैं धीरे धीरे स्टिफ होते हैं। तो चाय की ये बात जो है मैं अपने सेशन में मैं नहीं ले पाई, आज भूल गई थी। तो चाय को अगर हम वैसे यूज कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको उतना स्ट्रॉन्ग ना बनाएं, बॉयल इट टू मिनिमम। आप ज्यादा लीफ ले लीजिए और उसको कम देर के लिए बॉईल करिए और उसको फटाफट से उतार लीजिए। तो टी की एक बात है कि टी के साथ में जैगरी उतना सूट नहीं कर सकती, लेकिन डिपेंड्स बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कि आटा केक में अगर आप बना रहे हैं तो आटा केक में जैगरी टेस्ट वेरी गुड। कुछ चीज़ों में अगर आप कोकोनट शुगर ले सकते हैं, मेपल सिरप ले सकते हैं, कई लोग मेपल सिरप लेते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं। और अगर आपको जैगरी नहीं सूट कर रहा है तो आप इस तरह की कोकोनट शुगर और भी कई तरह की शुगर्स मिल रहे हैं जो कि नेचुरली स्वीट होते हैं, नेचुरली उनका टेस्ट भी अच्छा होता है, and which make a good substitute for white sugar. So even brown sugar is consumable? Brown sugar में वही बात है कि अगर आप उसको ब्राउन कलर कर रहे हो, जैसे कि कैरामलाइज्ड जो उसमें कोटिंग है कि वो अंदर से व्हाइट है बट उसके ऊपर ब्राउन है, तो आप जैसे ही उसको पानी में डालोगे तो उसका ब्राउन कलर अलग हो जाएगा। तो वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट एक्सट्रीम कि नहीं अब बोल दिया है कि व्हाइट और ट्रांसपेरेंट अच्छा नहीं तो आप भूरा ही खाएंगे, ढूंढ ढूंढ के भूरा ही खाएंगे, वो भी आर्टिफिशियल ब्राउन हो जाएगा, तो वो भी हम एक एक्सट्रीम में चलेगा। We have to stick to the balanced approach कि वो बहुत ज़्यादा ब्लीच भी नहीं है और वो एक्स्ट्रा कलर से कोटेड भी नहीं है। Okay, there's a question being asked, flashing. I think we'll take this as a last question. What food items to consume to improve oxygen levels in our body? The best is tulsi. Tulsi. और एक all the green vegetables, raw foods are great. Some of the spices also. So nowadays doctors are saying to consume tea to fight corona. Who's saying? Doctors. I mean they're recommending कि अदरक और तुलसी और ये सब जाता है तो अदरक और तुलसी की वजह से I don't think it is because of. I think we can minus milk. I mean, why you need milk in tea? You can minus milk and have herbal tea with sugar. Jaggery tastes amazing. Infusion बन गया, काढ़ा ही बन गया वो तो. काढ़ा ही बन गया. It's amazing. It tastes really amazing. So thank you so much, Shreya ji. I would I would like to thank all the trustees. Firstly, Meera aunty to introduce you to us. It was real good pleasure to have you on our platform. And I would really like to thank Chand aunty, Usha ji Barjatia, Meera ji, Unnati ji, Sushila ji Papriwal, Kanchan aunty, Rajni ji Pahadia, Sunita ji Gangwal and Poonam ji for trusting in me and Nidhi that we could take this program a little forward like jo hum log kar rahe hain Zoom pe. So thank you so much to them. And now I would like to invite Meera ji aunty to give a vote of thanks. And uske baad mein I would like to introduce two of our members who are
dealing with organic food. Wow. मीरा आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज. नमस्कार मीरा जी. Somebody is saying Tupperware is not good. Yeah, Tupperware is not ideal. लेकिन जब हेलो श्रेया. हेलो, नमस्कार. हाउ आर यू बेटा? आप कैसे, आपकी तबीयत? आप सबको देख के ठीक हो गई. मेरे को लग रहा था तू तो डाउन होने वाली है. नहीं, ये तो बहुत पसंद का काम है और सबको देख के अपने आप एनर्जी आ जाती है. नहीं, you spoke so well. Nobody can judge that you are sick. Nobody will believe on me that you are sick. Thank you so much. सभी को बहुत बहुत जय जिने, सबको जय जिनेंद्र. भक्तामर की डोर से बंधे सभी आए मेहमानों से मैं सबसे पहले जय जिनेंद्र और उनका साधुवाद करूंगी. आज हमारे बीच में जो श्रेया जी आई हैं, उन्होंने सबकी आंखें खोल दी कि सबसे पहले अपने शरीर को पहचानो, खुद को पहचानो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है. मेरा तेरा मत देखो, मुझे गर्म पसंद है, आपको ठंडा. आप अपना ठंडा खाइए, मेरे को देख के मत खाइए. मतलब अपने आप को पहचानो और फिर खाओ. तो मैं पहले जाओ फिर खाना खाओ. श्रेया ने आज इस तरह से हम सबकी आंखें खोली है. इस तरह से ही खाना खाना चाहिए. इसी से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं और अच्छे रह सकते हैं. और ये जो आर्टिफिशियल चीजें आई हैं, नॉन स्टिक और ये सब, इससे बेटर है अपन पीतल के बर्तन में खाना बनाओ और खाओ. वही अच्छा है, सबसे अच्छा. आज तो श्रेया ने बिल्कुल आंखें खोल दी कि किस तरह से खाना चाहिए और कौन से बर्तन में खाना चाहिए. ये सब चीजें बता दी. अब मैं बताना चाहूंगी कि हम श्रेया से मिली कैसे. मैं श्रेया से मैं ऐसे मिली कि हम लोग जयपुर में आरोग्य भारती जो सुशील जी बैद जी का है, वहां पर श्रेया एंड इसके हस्बैंड विनीत जी दोनों एवरी डे ये लोग आते हैं वहां पर सेवा के लिए. जहाँ मैं भी यदि बॉम्बे से जयपुर जाती हूँ तो मैं वहीं रहती हूँ. वहां हम मिले थे तो मैंने ऐसे ही बोला था कि हमको जरूरत पड़ेगी तो तेरे को कुछ बुला लूंगी स्पीच करने के लिए. तो शी वॉज सो एक्साइटेड, आंटी एनी टाइम. Then she showed me so many topics. They are full of degrees, both of them, which I don't understand all the degrees. Then I said, Unnati, please you choose a subject. Which subject will be the best for her? जो कि अपने सबको पसंद आएगा. Then Unnati choose that she will talk on food. So nice of you, श्रेया. बहुत ही अच्छा लगा. सच्ची मैं बता नहीं सकती. और विनीत को भी बोलना मेरी तरफ से. He's also here in the session. He's also here in the session. हाँ, तो को बुलाना मेरे सामने. मैं मिस कर रही हूँ उसको. You can highlight Vineet's video. हाँ. ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं और सभी चीज में एक्सपर्ट हैं. जयपुर से हमारी क्लासेस चल रही है. इतना अच्छा काम हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती. खुश रहो बेटा. हाउ आर यू? फाइन. अभी नेक्स्ट टाइम भी तुमको बताना पड़ेगा. हम लोग फिर बुलाने वाले हैं, तुमको बुलाने करेंगे. Vineet ji, I would like to hear from you because I have spoken to you a lot. Meera aunty really talks very high of you. तो I think मैंने आपको बहुत disturb किया है to understand Zoom and all. सेवा भाव हम लोग जब से आरोग्य भारती से जुड़े हैं, आई थिंक हम बहुत बड़ी देन आरोग्य भारती है हम लोगों को ऐसी चीज़ों से कनेक्ट करने के लिए. तो वहाँ पर सेवा भाव से ही हम लोगों ने सारी चीज़ें सीखी हैं और वही चीज़ है जो हम लोगों के लिए ड्राइविंग फोर्स भी बना हुआ है. तो अगर आज हमारे सेशन के थ्रू अगर इवन एक पार्टिसिपेंट भी ऐसे हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का मौका मिलता है तो वो हम लोगों के लिए ये दिन सफल हो जाएगा. तो हम लोगों का प्रयास यही है कि आप लोगों को जब भी हमारी सेवा की आवश्यकता हो हम लोग बिल्कुल मौजूद रहेंगे किसी भी तरीके से. मेरी उन्नति जी से बात भी हुई थी. तो जो पहले हम लोगों ने सेशन प्लान किया था वो माइंड बैलेंसिंग के ऊपर भी था, लेकिन जब हमें ये बात पता है कि वो खुद एक्सपर्ट हैं इसमें तो हम लोगों ने बोला कि क्यों नहीं हम लोगों का दूसरा वर्टिकल जो है जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का है हम लोग इसमें आगे बढ़ें. तो आपके जितने भी साधक हैं उन लोगों में कभी भी किसी को भी आवश्यकता हो हमारी सेवाओं की हम लोग बहुत प्रसन्न होंगे वो सेवाएं प्रदान करने के लिए. ये दोनों बच्चे ऑलवेज रेडी है, कोई भी सेवा के लिए बुला सकते हो. आरोग्य भारती के सब लोग रेडी रहते हैं, ये लोग नहीं, सभी रेडी रहते हैं वहां से. अंत में मैं यही कहना चाहूंगी जो हमारी टीम से जुड़े हैं, हमारे सबसे पहले नीलिमा जी जिन्होंने सारी डोर संभाल रखी है. हम सब ट्रस्टीज तो पीछे से सिर्फ ऑर्डर करते हैं इनको कि ये करना है. फिर हमारी जो टीम है ये जिस तरह से संभालती है कि मैं आप लोग देख ही रहे हो उसका रिजल्ट.
नीलिमा को एक कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसका वो आंसर ही दे के रहती है, ऐसा नहीं इग्नोर कर दे। इतनी सर्विस देना इज अ वेरी ग्रेटफुल फॉर हर एंड निधि एंड एवरीबडी इज डूइंग फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मैंने जिसको भी कोई भी काम दिया है सबने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। हम ट्रस्टीज तो पीछे से हुक्म चलाना जानते हैं, ये हमारी जो यंग 10 जनरेशन है, यंग बच्चे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ में थैंक यू वेरी मच, रियली एंजॉयड द श्रेया's talk, everybody thank you so much। हम लोग का ये आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोग हमें मेल भी कर सकते हैं और हमारे कुछ वीडियोस भी हैं अभी जो हमने स्टार्ट किए रिसेंटली, जिसमें फूड एंड हेल्थ एंड डाइट पे बहुत सारी चीजें हैं एंड वी आर ट्राइंग टू रीच मोर पीपल कि वो जो साइंस है आजकल जो हमारे सामने उसको हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसके साथ में जुड़ के समझ सकें कि कैसे उनमें छुपी हुई जो बातें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट थी। और लास्ट में जाते जाते मैं आप सबको ये जरूर कहना चाहूंगी कि अपने आप को थैंक करना है, तो सबसे एक अनुरोध है कि लास्ट में हम अपने आप को हग करें, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से इस बॉडी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मतलब यू वोंट बिलीव कि जब हम अपने मदर के वोम में से बाहर आए तब हमारे बॉडी में इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज तक हुई हैं जिनको शायद हम तो जानते भी नहीं है कि कब बीमारियों से लड़ लेता है, कब वो रोटी को ब्लड में कन्वर्ट कर देता है, कब वो हमें जगा देता है, कब हमें खतरों से बचा लेता है। इट्स सच एन अमेजिंग मशीनरी और हम इसको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो यही एक चीज है जो आपके साथ हमेशा रहेगी, आपको हमेशा इतना अच्छा जो भी आप करना चाहते हैं वो करने में आपने चाहा और आप बस वो हो जाता है, बॉडी आपके साथ हमेशा परछाई की तरह लगा है। तो इसको थैंक करना और इससे एक प्रॉमिस करना कि जैसे मैं मूक जानवरों को समझने की या उनके लिए दया भाव रखता हूँ, वैसे मैं तुम्हें भी समझने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या देने से या क्या हैबिट से तुम अच्छा काम कर सकते हो। और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। तो हर सुबह हमेशा दिन में एक बार अपने आप को थैंक जरूर करिए। तो सब आंखें बंद करके अपने इस बेस्ट फ्रेंड को गले लगाइए। पहले जाने नहीं दूंगी, अपनी शायरी तो सुना, बिना शायरी के यू कांट गो। तो लॉकडाउन वेरी गुड इन शायरी, एक्सपर्ट। अब 2 जने मिल जाए तो रुकेगी नहीं वो अपनी शायरी से। तो लॉकडाउन में हम चूंकि अपनी सहेलियों को तो मिल नहीं पा रहे हैं, उनको तो जाके गले लगा नहीं पा रहे हैं, तो इस बेस्ट फ्रेंड से तो मिलना बनता ही है। तो आंखें बंद करके अपने लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर और राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखिए एंड से थैंक्स टू योरसेल्फ कि आज तक तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी या रखूंगा आज से। That is true, that is true, that is true. So you should end with the शायरी, not like this. Okay, first let's do this. और किसी की तरफ चाहे आप देखें ना देखें, लेकिन अपने आप को वास्तव में ये ग्रैटिट्यूड की वेव्स अपने अंदर भेजनी है कि मैंने कितनी बार तुम्हें इग्नोर किया। जब तुम्हें भूख लगती है तो मैं ऑफिस के काम में लग जाता हूँ, जब तुम्हें नींद आती है तो मैं व्हाट्सएप पे चला जाता हूँ। न जाने कितनी बार मैं रूल्स वायलेट करता हूँ, फिर भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम हेल्दी रहो। तो आगे से मैं इन रूल्स को वायलेट करूँ नहीं, ऐसी कोशिश रहेगी। बस इस भाव के साथ में अपने आप को थैंक्स कर दीजिए, अपने आप को एम्ब्रेस कर लीजिए। शायरी तो सुना दे यार। ठीक है, आई होप आप सबने ही किया होगा क्योंकि मैं सबकी स्क्रीन्स नहीं देख पाई। तो एक शायरी तो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। सागर शांत सही ज्वार छुपे बैठे हैं, राख ठंडी सही अंगार छुपे बैठे हैं। देखकर मौन किसी को उपहास न कर, देखकर मौन किसी को उपहास न कर। कौन जाने कहाँ अल्फाज छुपे बैठे हैं, कहाँ अल्फाज छुपे बैठे हैं। अरे वाह, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है श्रेया जी, एज ब्यूटीफुल एज यू। अपना नंबर शेयर कर ले विनीत का, और तेरा भी नंबर शेयर कर ले if anybody wants to। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या हम आपका नंबर शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स में हमारे? हम आपको जो मेरा ऑफिस का नंबर है मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी, then you can send in the group. Okay, and Auntie, I would really like to thank Nidhi also because she has always been with me. Yes, of course, Nidhi will. You and Nidhi, both of you are the only one person जो कि हम लोग सब देख पा रहे हैं, जूम को नहीं तो देख ही नहीं सकते थे। और सुनीता भाभी ने तुमने बांधी है और मेहनत करी है, सुनीता गंगवाल भाभी ने भी सबने करी है, सबने
थोड़ा सा मैं अपने बताना चाहूंगी, हमारे बीच में हमारी एक मेंबर है नम्रता जी बड़कुर, उनकी जो डॉटर इन लॉ है, शी डील्स, त्रिशा, शी डील्स विद, उनका मतलब ब्रांड है त्रिहा नेचुरल प्रोडक्ट्स, शी डील्स विद ऑर्गेनिक जैगरी, तो दे प्रोवाइड होलसम एंड प्योर चॉइसेस, मतलब ये इनका है प्रोडक्ट रेंज है, नेचुरल एंड डायबिटिक फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स टू रिफाइंड शुगर, cold pressed cooking oils, and they'll be introducing spices soon. So Trisha, I hope you can share your contact details in the chat box, and I can also share your details in the groups. जिन्हें भी organic raw and cold pressed oil अगर लेना है तो वो त्रिशा जी से connect कर सकते हैं, they can courier it to you. दूसरा we have कविता जी बेनाडा in our group, जो she deals with MV products, तो उनके पास न्यूट्रोलाइट्स के जितने भी कैल्शियम्स, विटामिन्स, मैग्नीशियम्स, जो भी प्रोडक्ट्स हैं MV के, सो जिन्हें MV की प्रोडक्ट्स की जरूरत है, दे कैन कॉन्टैक्ट कविता जी बेनाडा. आई कैन ऑल्सो फॉरवर्ड हर डिटेल्स एंड दे कैन कुरियर द स्टफ टू यू. एनी अदर क्वेश्चंस और शुड वी एंड द सेशन? There's someone who is raised hands. Astha ji wants to ask something. Should I unmute her? Okay, sure. बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे थे जो सॉल्व हो गए, लेकिन मैं ना नेटवर्क इशू की वजह से नहीं सुन पाई. जो भिंडी जैसी सब्जी है वो सब के लिए क्या यूज कर सकते हैं? कौन सी सब्जी? भिंडी. What about this organic? Kabhi organic vegetables are really a fad. Like, you know, who wants to buy organic vegetables, organic fruits, and uske naam pe people are charging a bomb for these kind of vegetables and fruits. So, are they really helpful, or it's just the trend that is happening now? Actually, the surety is not there. Sometimes we feel that it may be or it may not be. Then if you feel that if you have some source of double checking it that it is actually being grown organically, then it is fine. Then definitely I vouch for organic. But in general daily life, when you can't be sure, then it's okay if you use your foods and fruits and vegetables washed properly with baking powder, with salt, with hot water. You should be cleaning them thoroughly. Then even it's fine even if it is not organic, because main problem is that we cannot be sure of organic. Okay, so I think we should end the session, Shreyaji, because the questions can go on and on and on. So yeah, so thank you so much. Thank you for being here. Thank you, everyone. Thank you for listening. Thank you, everyone. Thank you, Shreyaji. And take care, stay safe and be healthy. Same to you. And you all are all doing a very good job. आरोग्य भारती के बारे में मुझे मीरा आंटी बहुत कुछ बताती भी है, and she talks high about you and Vineet ji. I'll tell you, because whenever we spoken, it's all about Vineet ji and you. So yeah, we are glad you came here and you accepted the invitation for being with us here. Thank you so much. I'm putting an email address here if somebody wants to ask a few things. Okay, you're there, so we can ask you. We can ask people. There's some Vivo 119. I think they want to ask something.